नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र की क्लास में मैं हर्षद जानी सभी का स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन 11वां जो हमारे लोगों का चल रहा है आर्थिक विचार। आर्थिक विचार को अंग्रेजी में इकोनॉमिकल थॉट के नाम से जाना जाता है। आर्थिक विचार के अंतर्गत अब तक हमने आर्थिक विचार की परिभाषा, आर्थिक विचार किस विद्वानों के द्वारा दिए गए, आर्थिक विचारों में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, उसके बाद भारतीय अर्थशास्त्रियों का परिचय, उसमें के अंतर्गत हमने कौटिल्य के बारे में, चाणक्य का परिचय हमने प्राप्त कर लिया। कौटिल्य के बाद कौटिल्य ने जो अलग अलग प्रकार के आर्थिक विचार दिए उसमें राजकोष, कर नीति, भूमि कर, कृषि पशुपालन, उद्योग वगैरह के बारे में देखने का प्रयत्न किया। उसके बाद जो अर्थशास्त्री नहीं होने के बाद भी उसने अर्थशास्त्र से संदर्भित कुछ एक विचार अपने दिए जिसको अर्थशास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। तो उसके अंतर्गत समावेश होता महात्मा गांधी जी का। तो गांधी जी के बारे में भी हम लोगों ने परिचय कल के वीडियो के अंतर्गत प्राप्त किया था कि महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में जन्म लिए और सत्य और अहिंसा के परम आदर्शवादी नेता के रूप में और साथ ही एक अर्थशास्त्री के रूप में उसने अपनी व्याख्या को छोड़ा। तो गांधी जी के अंतर्गत उनके जीवन में 3 विद्वानों का मतलब प्रभाव अधिक रहा। उसमें खासकर अब्राहम लिंकन, उसके बाद अमेरिकन चिंतक थोरो, उसके बाद ब्रिटिश के प्रखर मानवतावादी रस्किन और उसके बाद रसिया के महान तत्वचिंतक लियो टॉल्स्टॉय। ये 3 विद्वानों का गांधी जी के जीवन पर अधिक प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, फिर अलग अलग भागवत, रामायण, महाभारत वगैरह जो किताब है उन किताबों का भी गांधी जी के जीवन पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम देखने जा रहे गांधी जी के मुख्य आर्थिक विचार। उसमें पहला गांधी जी का आर्थिक विचार है सर्वोदय। अब सर्वोदय का अर्थ क्या होता है तो उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सभी का उदय अर्थात सर्वोदय। इसमें 5 से 6 मुद्दे आप लोगों को लिखने हैं। सबसे पहले गांधी जी ने हिंसा से मुक्त समाजवाद की कल्पना की जिसमें निराधार, दीनहीन सभी का उदय हो, इसलिए उसे सर्वोदय नाम दिया गया। मतलब पहला मुद्दा सर्वोदय में कौन कौन तो के दीनहीन, निराधार, गरीब लोगों का समावेश होता है, इसलिए इसको सर्वोदय कहा गया। संक्षिप्त में सभी का उदय अर्थात सर्वोदय उसकी परिभाषा। आगे के अंतर्गत जाओ तो भगवद गीता में कहा गया है कि सभी जीव एक ही आत्मा व्याप्त है। मतलब तीसरा मुद्दा कि भगवद गीता की विचारधारा पर ये सिद्धांत निर्मित है।
गांधी जी ने परस्पर सहकार और प्रेम को सर्वोदय का मुख्य आधार कहा है। सर्वोदय में समाजवाद को सिद्ध करने के लिए गांधी जी ने उसमें संगम को एक आवश्यक शर्त बताया और इच्छा रहित का सिद्धांत दिया। मतलब सर्वोदय की व्याख्या के लिए गांधी जी ने इच्छा रहित श्रम के सिद्धांत का विकास किया। आगे चौथा मुद्दा, सर्वोदय के विचारों की सफलता के लिए उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई, तो कि त्याग, स्वैच्छिक सेवा, यंत्रों का विरोध, श्रम का बचाव, विकेंद्रीकरण, शोषण को रोकने के लिए विचार प्रस्तुत किए। और आगे उद्योगों और यंत्रों ने कुछ लोग धनी बन जाए वो परिस्थिति गांधी जी को स्वीकार नहीं है। श्रम से समस्त मानव जाति का कल्याण हो, अपना लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। वो क्या कहते हैं कि समाज के सभी लोग एक समान है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। राजा और प्रजा, धनी और गरीब, मालिक और मजदूर के बीच में कोई प्रकार का भेद नहीं है और उसे समाजवाद कहते हैं। इस प्रकार से 5-6 मुद्दे सर्वोदय के अंतर्गत आप लोगों को लिखने हैं। उसके बाद गांधी जी का दूसरा विचार है श्रम का गौरव। अर्थात क्या कहते हैं गांधी जी उसके अंतर्गत कि प्रत्येक प्रकार का श्रम करने वाले सभी को समान वेतन अथवा रोजगार मिलना चाहिए। पहला मुद्दा कि प्रत्येक प्रकार के श्रम जो समान है वो समान श्रम करने वाले लोगों को एक समान वेतन मिलना चाहिए। नंबर 2, श्रम उत्पादन का सजीव साधन है, इसलिए उसके उपयोग हेतु पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। दूसरा मुद्दा हो गया एक समान काम के लिए समान वेतन। दूसरा, प्रत्येक लोगों को श्रम करने का अधिकार मिलना चाहिए और जिसके पास श्रम शक्ति है उसे गौरवशाली जीवन जीने का अवसर भी मिलना चाहिए, ऐसे गांधी जी मानते थे। यह सरकार का दायित्व है, ऐसी गांधी मतलब सभी लोगों को श्रम मिले वैसी व्यवस्था किसकी जवाबदारी है, तो गांधी जी कहते कि सभी लोगों को श्रम दिलाने की जवाबदारी सरकार की होती है। गांधी जी ने श्रम और श्रम के गौरव को ईश्वरीय नियम के रूप में माना है और कहा है कि बुद्धि का कार्य, शारीरिक कार्य जितना महत्वपूर्ण आवश्यक है, मतलब बुद्धि का कार्य जितना जरूरी है उतना शारीरिक कार्य भी आवश्यक है और जीवन की तमाम योजना उसका निश्चित स्थान है। परंतु मेरा मतलब गांधी जी का यह आग्रह रहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर द्वारा मजदूरी करनी चाहिए। मेरा दावा है कि कोई भी मनुष्य शारीरिक श्रम करके अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को श्रम कार्य मिलना चाहिए। आज श्रम की प्रतिष्ठा और गौरव धीमे धीमे घटा है और उसकी कीमत भी घटी है। इसके उपाय के रूप में गांधी जी ने श्रम के गौरव को स्वीकार करने को सूचित किया है, क्योंकि श्रम के प्रति निष्ठा मनुष्य को निर्मोही बनाएगी और गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिलाएगी। अर्थात यदि श्रम के गौरव का महत्व हम समझेंगे तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं। उसी क्रम के अंतर्गत तीसरा जो मुद्दा है वो है गांधी जी के विचारों में यंत्र के उपयोग। यंत्र के उपयोग के लिए गांधी जी ने कुल 5-7 बातें बताई है और उन 5-7 बातों के अंतर्गत जिन बातों का समावेश होता है उसका परिचय हम प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। आज हमने 2 गांधी जी के विचार देखे, एक सर्वोदय और दूसरा श्रम का गौरव, और दोनों को 2-2 अंकों के अंतर्गत आप लोगों को 4-4, 5-5 मुद्दों में तैयार करने हैं अपने मन से, और बाकी का जो बनेगा वो अगले वीडियो के अंतर्गत उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। आप लोगों ने अंत तक एक वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।